नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजधानी दिल्ली से आ रही खबर के साथ, जहां नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में दिल्ली पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ के बाद जितेंद्र गोगी दीपक बॉक्सर गैंग का एक शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया है। शूटर का नाम संदीप है, जिसे मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। पुलिस और यहां पर जो बदमाश है उसके बीच करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। संदीप के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। संदीप हाल ही में दिल्ली में हुई कई घटनाओं में शामिल था। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, किस तरह से यहां संदीप की धरपकड़ की गई और किस तरह के मामले उस पर पहले से दर्ज हैं? देखिए, स्पेशल सेल में इंस्पेक्टर शिव कुमार हैं। उनकी टीम को ये जानकारी मिली कि संदीप नाम का एक बदमाश, जो कि जितेंद्र गोगी और बॉक्सर गैंग का मेंबर है, ये नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में आने वाला है। इसी सूचना पर स्पेशल सेल की टीम ने एक ट्रैप लगाया और बीती रात काफी देर रात जो है ये बदमाश वहां से निकल रहा था। जब पुलिस ने इसको हाथ दिया रोकने के लिए तो ये रुका नहीं, और जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो आरोप ये है कि संदीप ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें संदीप के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक बाइक, एक पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जो संदीप नाम का बदमाश जो पकड़ा गया है, इस पर पहले से कई सारे केस दर्ज हैं। दिल्ली के कई बड़े आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, तो इस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ जारी है और ये दिल्ली के टॉप गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गैंग का मेंबर है। जितेंद्र गोगी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र गोगी जो तिहाड़ में बंद है, उस गैंग का शार्प शूटर संदीप, किस तरह से पुलिस ने उसको पकड़ा है, धरपकड़ की है, उसके पैर में गोली लगी है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो, और एक बाइक उससे बरामद की गई है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाने पर लिया है। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। सैफुल्ला कादरी को घर के बाहर गोली मारी गई। हमले में उनकी 7 साल की बेटी जख्मी हुई है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को यहां पर घेर लिया है और आतंकियों की तलाश इस वक्त जारी है। कश्मीर में लगातार आतंकी कभी नागरिकों, कभी सुरक्षा बलों, कश्मीरी पंडितों को निशाने पर ले रहे हैं। इससे पहले 13 मई को आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को पुलवामा में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इससे एक दिन पहले यानी 12 मई को आतंकियों ने बडगांव जिले में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को उनके कार्यालय के अंदर घुसकर हत्या कर दी थी। नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से ये आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इस मामले में पुलिसकर्मी की जो हत्या की गई है, 7 साल की बेटी है वो भी जख्मी हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी संख्या में आतंकी थी? क्या कोई सुराग मिल पाया है? जी, पुलिस का कहना है कि वो उनकी तलाश जारी रखे हुए हैं और पहली उनकी शिनाख्त बहुत जरूरी है, और उनका कहना है कि उनकी शिनाख्त बहुत जल्द की जाएगी और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह पुलिस का कहना, उनका कहना है यह कायराना हमला था। जो सैफुल्ला कादरी हैं, जो पुलिस वाले थे, उसके पास कोई हथियार नहीं था, अपने घर में था, अपनी बेटी के साथ था, और न सिर्फ वो मारे गए बल्कि उसकी बच्ची, सिर्फ 7 साल बच्ची, वो जख्मी है, अस्पताल में है। खुशकिस्मती है कि वो खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है श्रीनगर के एक अस्पताल में। लेकिन ये पहली घटना नहीं हो, इस तरह पुलिस वाले या पे हमला हुआ, हर 2 रोज हर हफ्ते इस तरह के हमले हो रहे हैं। जी। सैफुल्ला कादरी अपने घर के बाहर थे, अपने बच्ची के साथ थे जब उन पे हमला हुआ, और उसके बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हुई है। इससे पहले हम जानते हैं कि इसी इलाके में, श्रीनगर के इसी जोनी बदसवार इलाके में एक और पुलिस वाले को मारा गया, गुलाम हसन उसका नाम था, 7 मई को मारा गया। जी। उसके हमने देखा पिछले राहुल भट्ट को मारा गया, उसके बाद रियाज अहमद को मारा गया, और न रुकने वाला एक सिलसिला जारी है। पुलिस कहते हैं इनकाउंटर होते हैं, मिलिटेंट मारे जाते हैं, लेकिन मिलिटेंट मारने से मिलिटेंसी खत्म नहीं हो रही है, और पिछले 20 दिनों से कहा जाता है कहीं 100 पिस्टल यहाँ पकड़े गए हैं, वो उनको सीज किया गया है। श्रीनगर शहर में ही
2 दिन पहले 15 पिस्टल यहाँ रिकवर हुई है श्रीनगर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हथियारों की जो खेप है कितनी पहुंचती है और उनकी जो है वहाँ एक्सेप्टेंस कितने युवा उनको लेने चाहते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है, कितने लोग मिलिटेंसी बना, क्यों ऐसी सूरत हाल आई कि इतने बड़ी संख्या में नौजवान मिलिटेंट बनना चाहते हैं और मरने मारने पे आना चाहते हैं। वो बड़ा चैलेंज है, गंभीर समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ बता रहे हैं युवा जो है उस तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है और यहाँ पर आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर मसूदी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका की, जहां टेक्सास से दिल दहलाने वाली खबर आई है। 18 साल के एक स्कूल के पुराने छात्र ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। हमलावर की फायरिंग में 18 बच्चों की मौत हुई है, एक टीचर समेत 3 अन्य लोगों की मौत हुई है, कुल 21 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, पुलिस की इस फायरिंग में यहां पर पुलिस ने जो है फायरिंग यहां की हमलावर पर और वो हमलावर अब मारा गया है। टेक्सास के स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब समय आ गया है जब इस दुख को एक्शन में बदलना होगा। हर माता पिता के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए, हमें इस देश के हर चुने हुए अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि इस तरह की मास शूटिंग दुनिया में कहीं और कम ही देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, इस पर हमें विचार करना होगा। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कादम्बनी, हम लगातार देख रहे हैं अमेरिका में जो एक गन कल्चर है वो बढ़ता चले जा रहा है। स्कूल में घुसकर एक पुराना छात्र घुसता है उस स्कूल का, 18 साल उसकी उम्र होती है, वो अंधाधुंध फायरिंग करती है। गंभीर चिंता यहां जाहिर की है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी। बिल्कुल, और उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा है कि वक्त आ गया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आप किसी भी दुकान में जाकर, गन की दुकान में जाकर असॉल्ट राइफल ले सकते हैं सिर्फ अपनी आइडेंटिटी दिखाकर, तो ये उन्होंने कहा है कि इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो गन लॉबी है वहां पर, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि विल बी स्टैंड अप टू देम, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये लॉबी जो है बेहद मजबूत है। हमने बार बार देखा है किस तरह से स्कूल्स में शूटिंग हुई है अलग अलग साल में, कभी 15 कभी 10 इस तरह से छात्र मारे गए हैं। हाई स्कूल्स में हमने देखा है। इस बार जो हुआ है, जैसे हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस शूटिंग में मारे गए हैं। सेकेंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, एलिमेंट्री स्कूल था ये यहाँ पर। और जो गन मैन है वो भी 18 साल का एक लड़का था। वो भी यही बताया जा रहा है कि शायद पहले इसी स्कूल का वो स्टूडेंट था, जिसमें एक टीचर भी मारी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या एक 18 साल का लड़का किसी भी गन शॉप में जाकर एक असॉल्ट राइफल और आर्मर जो कि बिल्कुल होकर वो खरीद सकता है इस तरह से जाकर, और अगर वो खरीद रहा है तो क्यों कोई सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई असॉल्ट राइफल खरीद रहा है तो उसका पर्पस सिर्फ किसी को मारना ही हो सकता है। तो ये एक बड़ी चीज है। हालांकि आपको बताऊं कि टेक्सास एक ऐसा स्टेट है वहां पर जहाँ पे गन कल्चर बहुत ही रैम्पेंट है। वहां पर माना जाता है कि गन जरूर होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस की बात की जाती है गन के सपोर्ट में। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसा लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर बार बार इस तरह से शूट आउट्स हुए हैं। कभी किसी बार में शूट आउट होता है, कभी किसी स्कूल में होता है। तो ये लगातार वहां पर चलता रहा है और यही चीज यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि यहाँ पर इस देश में ऐसा होता है, जबकि और कहीं ये सुनने को नहीं मिलता है। हमने सोशल मीडिया पर भी कई लोगों को देखा है, कई जो राइटर हैं या फिर नेता हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों, कब तक ये चलता रहेगा, कब बंद होगा। इस तरह से कोई रेस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं लगे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर। लेकिन इस सब के बीच आप उन परिवारों की सोचिए जो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बताया ये जा रहा है कि एक एक करके उन्हें बुलाया जा रहा है, उनकी डीएनए सैंपलिंग ली जा रही है, क्योंकि जिस तरह का गन है उससे ये भी बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को गोली लगी उनमें से कई जो हैं वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, उनको पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए डीएनए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद दुखद है, भयावह एक घटना है।
लेकिन क्या इससे अमेरिका एक बार फिर सीखेगा, क्या लोग इस गन कल्चर के खिलाफ आखिर खड़े होंगे, ये देखने वाली बात है। जय, क्या अमेरिका इससे सीखेगा? और जिस तरह से गन कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, टेक्सास में एक स्कूल में एक छात्र 18 साल का एक छात्र घुसता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है जिसमें 21 लोगों की जान चली जाती है, 18 छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल है। बहरहाल पुलिस की फायरिंग में वो हमलावर मारा गया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत अब 26 मई को सुनवाई करेगी, जिसमें सबसे पहले सुनवाई मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर होगी। 26 मई को जिला अदालत देखेगी कि ये पूरा मामला पूजा स्थल कानून 1991 की रोशनी में सुने जाने लायक है भी या नहीं। इसके अलावा अदालत ने सर्वे रिपोर्ट पर अगले एक हफ्ते में दोनों पक्षों को अपनी आपत्ति सौंपने को कहा है। देखते हैं रिपोर्ट। वाराणसी के जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तय किया कि सबसे पहले श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, वो ये देखेंगे। इसके लिए 26 मई की तारीख तय हुई है। माननीय जिला जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था उसके अनुपालन में आज ये तय कर दिया कि मुकदमे के मेंटेनेबिलिटी पर जो हम लोगों की एप्लीकेशन पहले से विचाराधीन थी आउट ऑफ 7 रूल 11 में, उसकी सुनवाई पहले की जाएगी और उस पर उन्होंने 26 तारीख लगाया है, 26 मई की। इस बीच सर्वे रिपोर्ट पर अदालत ने दोनों पक्षों के ऐतराज मांगे हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि इस सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट और उसके साथ हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी जोड़ी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग पर कुछ नहीं कहा। आज माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, इस निर्णय के तहत 7 रूल 11 पर सुनवाई का उन्होंने निर्णय लिया है और परसों का समय 26 मई का उन्होंने दिया है कि इस पे सुनवाई जो है पोषणीयता पे पहले सुनवाई हो जाए कि ये दावा मेंटेनेबल है कि नहीं है। इसके साथ उन्होंने न्यायालय ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जो ये कमीशन रिपोर्ट आई है, इस पे अगर किसी पक्ष को, उभय पक्ष को अगर कहीं कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति आप लोग दर्ज करा सकते हैं। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा है या शिवलिंग, इस पर आम जनमानस में भले ही बहस चल रहा हो, लेकिन अदालत में तो श्रृंगार गौरी मंदिर के नित्य दर्शन पूजन की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, पोषणीय है या नहीं, इस पर सुनवाई शुरू हो गई है, जिसकी अगली तारीख 26 मई लगी है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बातों बातों में उन्होंने इशारे में कहा कि वो दूसरी नाव में बैठने को तैयार हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मेरा जहाज काफी है, मगर कोई माकूल कश्ती तो सामने नजर आए। शिवपाल सिंह यादव से कल मुलाकात हुई है, कल क्या नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत से छोटे से हिल स्टेशन माथेरान की। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से वाहन मुक्त हिल स्टेशन माथेरान में करीब 3 महीने के लिए ई रिक्शा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत अनुमति मिली है। अब ई रिक्शा के ट्रायल भर से ही माथेरान के घोड़ा चालक हड़ताल पर हैं। उन्हें रोजगार पर संकट का खौफ लग रहा है। पूरे माथेरान में 50% परिवारों की आय इन घोड़ों पर ही निर्भर है। बहुत से लोगों का कहना है कि जब यहाँ वाहन नहीं चलते, प्रदूषण नहीं है, तो फिर ई रिक्शा की जरूरत क्यों? देखते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र का माथेरान लगभग 2600 फीट की ऊंचाई पर एशिया का एकमात्र वाहन मुक्त हिल स्टेशन। पहाड़ों और पर्यावरण के अलावा यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं घोड़े। घोड़े, हाथ रिक्शा और टॉय ट्रेन के अलावा यहाँ किसी वाहन को अनुमति नहीं है, लेकिन अब घोड़ों से मुकाबले के लिए ई रिक्शा शुरू हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को प्रायोगिक आधार पर इसकी इजाजत दे दी है। अब घोड़ा चालक कमाई पर असर पड़ने के खौफ में हैं और विरोध जताने के लिए हड़ताल पर हैं। ई रिक्शा आएगी तो उसमें 5 लोग 6 लोग बैठेंगे। यहाँ पर 5-6 लोग जब घोड़े पे बैठेंगे, 5-6 घोड़े जाएंगे तो सबको रोजी रोटी मिलेगी ना। ई रिक्शा आएगी तो एक को ही रोजी रोटी मिलेगी, बाकी जन क्या करेंगे, ऐसा है ना। आज माथेरन में 460 घोड़े वाले हैं, उसमें से ई रिक्शा चालू होने से कोई टूरिस्ट घोड़े पे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ई रिक्शा की मजा लेने आएगा, क्योंकि घोड़े वाले इनके पेट के ऊपर पैर आने वाला ये मतलब ही है। ई रिक्शा से दिक्कत से ज्यादा अभी दिक्कत हो रही है ब्लॉक की वजह से हमको, जिसके ऊपर से घोड़े कंटिन्यू फिसल रहे हमारे। यहाँ पे जो नेचर है वो नेचर खत्म होने का चांसेस है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं हम लोग रिव्यू लेने के बाद उन लोग बोलते हैं कि माथेरान जैसे है वैसे रहने दो। अगर वो बैटरी रिक्शा चालू हो गया, उसमें 5-6 आदमी जाएगा, बाकी लोगों को क्या होगा फिर। ऐसा हमारा विनती है सरकार से कि ये रिक्शा मत लाओ। सड़कों से घोड़े गायब हैं तो पर्यटक भी बेहद निराश दिखे। ई रिक्शा को लेकर इनमें कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। बहुत बुरा हाल होगा, हम तो आना ही बंद कर देंगे, बिकॉज हम आते हैं घोड़े की वजह से। नहीं है तो क्यों करना है? अगर पोल्यूशन नहीं है तो ई रिक्शा क्यों करना है? जहाँ है पोल्यूशन वहाँ ई रिक्शा करो ना। जो मेन रीजन इधर आते हैं वो घोड़े के लिए है, जो इतने सालों से हॉर्स राइडिंग, वही खत्म हो जाएगा तो कोई आएगा क्यों इधर? एक घोड़ा नजर के सामने नहीं गुजरा है। मेरा बच्चा है यहाँ पर आता है जो कई सालों से, 7 साल का है, 7 साल से वो यहाँ पर हर गर्मी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी वो एक बार घोड़े के लिए यहाँ पर आता ही है। तो बोले उसको घोड़ा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। घोड़ा यहाँ पे माथेरान की शान है, अगर कल घोड़ा नहीं रहेगा तो माथेरान में कोई आएगा नहीं। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है। ई रिक्शा सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें यही कहा है ऑर्डर में कि 3 महीने का जो पीरियड है, उस पीरियड में हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाले हैं और इस इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद ही पता चला जाएगा कि घोड़े वालों के ऊपर क्या होता है, कूली वालों के यहाँ क्या होता है, उनके और बाकी एनवायरमेंट को कुछ दिक्कतें होती है या नहीं होती है, स्कूल के बच्चों के लिए फायदा होता है या नहीं होता है, टूरिस्ट को फायदा होता है या नहीं होता है। ये सभी 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसमें ही आएगा सर। ई रिक्शा से पर्यटकों को कितना फायदा होगा और घोड़ा चालकों, हाथ रिक्शा वालों, कूलियों को कितना नुकसान होगा, इस पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। लेकिन 460 घोड़ों और 94 हाथ रिक्शा पर टिके परिवार इस ट्रायल भर से ही हिल चुके हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। जानी मानी भरतनाट्यम डांसर और पद्मश्री से सम्मानित गीता चंद्रन अक्सर अपने नृत्य के जरिए कई सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूकता पैदा करती हैं, जिनमें पर्यावरण, लिंग असमानता और कई ऐसे विषय भी शामिल हैं जिन पर लोग बात करने से हिचकते हैं। उन्हीं में से एक विषय है माहवारी, जिस पर नृत्यांगना गीता चंद्रन का मानना है कि इस पर सहज और सामान्य रूप से बात होनी चाहिए। Menstruation is still a taboo in our country. Yes. Don't you think like there's a mix, like in some parts of our country you really, you're celebrating, menstruation, whereas in some places women are ostracized because they are menstruating? Yes, of course. I come from Kerala and I remember in my ancestral home there was a separate room for the women who would be having their periods, and the food used to be tossed like that to them, and from there now my family has moved, and how. So, I think there is a generational shift. Yes, talking about it, discussing, and schools I think have a very important role to play, where the teachers have a very important role to play, and I think they need to kind of pitch in much, much more. Thank you so much, Geeta ji. It was a pleasure speaking with you. Thank you. Thank you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और एक राहत भरी खबर आ रही है। हम सब जानते हैं कि जो खाने के तेल थे उनको लेकर जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी और महंगाई से वैसे ही आम आदमी परेशान है। लेकिन अब एक खबर जो आ रही है उससे लग रहा है कि कुछ कीमतें सस्ती हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल यानी कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है।
सरकार ने इन तेलों के आयात पर कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है उससे छूट दे दी है। सरकार के फैसले के तहत 2 साल तक दोनों तेलों के 20-20 लाख टन के आयात की इजाजत दे दी गई है। और अभी हम जानते हैं कि देश में खाने के तेल की बढ़ी कीमतों से लोग हम सब परेशान हैं। ऐसे में सरकार का ये जो फैसला है, इससे ये माना जा रहा है कि महंगाई से लड़ने में थोड़ी राहत मिल सकती है और एडिबल ऑयल जो है वो उसके दाम जो है वो कम हो सकते हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर का। हिमांशु, ये जो कस्टम ड्यूटी को खत्म किया गया है और जो सेस है उसमें छूट दी गई है, ये किस तरह से असर डालेगा कीमतों पे और क्या इसे माना जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में खाने के तेल जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि रूस और यूक्रेन से हम अपनी जरूरत का करीब 90% जो सनफ्लावर ऑयल है वो इंपोर्ट करते थे, युद्ध की वजह से वहां से सप्लाई बहुत बुरी तरह बाधित हुई है। और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सरकार ये कोशिश करती रही थी कि जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे उत्पादक देश हैं, वहां से भारत अपनी जरूरत का सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश करे। नए बाजार की तलाश की जा रही थी और इस दौरान ये फैसला लिया गया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे इन सिर्फ 2 कैटेगरी के जो खाने पीने के तेल हैं, सोयाबीन और सनफ्लावर, उसके इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया जाएगा। और मंशा यही है कि दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे बाजार में जो ऊंची दरों पर सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है अभी, उसे आसानी से भारत लाया जा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खाने पीने तेल के बाजार में बहुत उथल पुथल चल रही है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा सप्लायर था सनफ्लावर ऑयल का और ये माना जाता है करीब आधा जो सनफ्लावर ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचता था वो यूक्रेन से पहुंचता था। अभी फिलहाल वो सप्लाई बहुत बुरी तरह बाधित हुई है और इसलिए ये फैसला लिया गया है जिससे कि दूसरे बाजारों में, दूसरे देशों से जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो सोयाबीन ऑयल की इंपोर्ट कर सके। इससे पहले आपको याद होगा 23 मई से ही इंडोनेशिया सरकार ने बैन जो एक्सपोर्ट पर लगाया था पाम ऑयल पर, उसको हटाने का ऐलान किया था। वो फैसला लागू हो चुका है और उसका असर बाजार में आने में करीब 2 महीने लगेंगे, क्योंकि इसके पीछे सोच ये होती है कि आप अगर आज ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद पेमेंट्स करने होते हैं, उसके बाद फिर डील्स होती हैं, फिर सामान कहां से आएगा, फिर आने में फ्रेट चार्जेस होते हैं, समय लगता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी बाजार में एक स्थिरता दिखाई दे रही है। और अभी मैं कीमतें देख रहा था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर, बहुत सारे खाने पीने के जो तेल है, विशेषकर जो पाम ऑयल है या मस्टर्ड है, उसकी कीमतें ऑलरेडी नीचे गिरनी शुरू हुई हैं कुछ शहरों में और बाजार में हालात बेहतर हो रहे हैं। और ये एक इन्फ्लेशन को कंटेन करने की, महंगाई को नियंत्रित करने की एक रणनीति सरकार ने बनाई है और इसी के तहत ये फैसला लिया गया। इससे पहले एक्साइज ड्यूटी जो घटाया गया था डीजल पर, उसका भी बाजार पर अच्छा असर पड़ा है। और ये इनपुट्स आए हैं सरकार के पास कि जहां जहां भी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट काफी बढ़ गया था, ट्रांसपोर्टर्स ने दाम घटाए हैं और इसका असर कीमतों पर आपको दिखने लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो दाम कम हो रहे हैं इससे कुछ हद तक तो राहत कम से कम मिलने जा ही रही है। सरकार ने कस्टम ड्यूटी जो है खाने के तेल पर से वो हटा दी है। आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नई नई याचिकाओं का दौर जारी है। अब विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से एक और याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर की गई है। इस याचिका में 3 बिंदुओं पर कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें पहली मांग है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोका जाए। दूसरी मांग है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपा जाए और ज्ञानवापी परिसर जो है वो तत्काल प्रभाव से वहां पर पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो मामला था 5 महिलाओं की याचिका वाला, उसकी तारीख कल बढ़ा दी गई। 26 तारीख को अगली सुनवाई होने जा रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं वाराणसी में हमारे सहयोगी अजय सिंह का। अजय, ये मामला पहले ही काफी पेचीदा है, ये आप और हम सब जानते हैं, और एक के बाद जो नई नई याचिकाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मामले को और पेचीदा बनाती ही जा रही हैं। ये जो नई याचिका है इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बहुत ही चीजें जो है रोज हर दिन कोई कुछ ना कुछ इसमें पेचीदगी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कल शाम को 4 बजे के लगभग जो है वो विश्व वैदिक सनातन संघ के जो जितेंद्र सिंह विशेन है और उनकी पत्नी किरण सिंह है, वो जाकर के एक याचिका दायर करती हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला एक जिला जज अदालत में ट्रांसफर कर दिया ज्ञानवापी का। तो अब सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ एक फिर अर्जी दी जाती है और उसमें 3 बिंदु पर बात की जाती है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुसलमानों के प्रवेश को वर्जित करने की बातें उसमें कही गई है।
अब इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस अर्जी को स्वीकार कर लिया और आज उस पर वो उसकी सुनवाई करेंगे और इसमें वादी प्रतिवादी पक्ष के पास जब इसकी नोटिस जाएगी तो मस्जिद पक्ष के लोग भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे, बताएंगे कि मुकदमा एक जगह चल रहा है तो फिर ये कैसी अर्जी, इसे कैसे चाहिए, इस पर अपना क्या अभी कानूनी पक्ष आएगा ये देखने वाली बात होगी आज किस तरीके से होगा। लेकिन इतना साफ है कि इसमें हर दिन कोई न कोई अर्जी आ जाती है। जैसे ही एक तो सर्वे कमीशन रिपोर्ट अभी पेश हुई नहीं थी कि उसके बाद दूसरी एक अर्जी आ गई थी कि मंदिर के जो जहां शिवलिंग मिला है उसे मान लिया गया कि शिवलिंग है और उसके नीचे तहखाने में दीवार को तोड़ा जाए, हटाया जाए, वो अर्जी आ गई। दूसरा जो है अधिशासी अधिवक्ता जो है उन्होंने वजू खाने को लेकर के एक अर्जी दे दी। तो कई मामले और कई अर्जियां पेंडिंग और रोज कुछ नया नया आ रहा है। तो अब अदालत इसे कैसे देखता है ये देखने वाली बात होगी। अदिति जी, अजय संक्षेप में क्या इस मामले की सुनवाई आज ही होगी या फिर 26 मई को जैसे कि जो बाकी की कुछ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उस दिन होगी? नहीं, 26 मई को तो जो पहले वाला श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला है उस पर सुनवाई होगी जो कि वो मेंटेनेबल है कि नहीं है। लेकिन इसकी सुनवाई तो आज होगी सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, वो आज इसे सुनेंगे। जी अदिति, बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख हम करते रहेंगे। तो आज फिर ये जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी वाराणसी की कोर्ट में, तब हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि क्या कुछ कोर्ट का रुख इस मामले पर रहेगा। और खबर आई जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की और एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी है। सैफुल्ला कादरी को घर के बाहर गोली मार दी गई। हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हो गई है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। कश्मीर में हम जानते हैं कि लगातार आतंकी कभी नागरिकों कभी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं और हाल ही में लगातार कश्मीरी पंडितों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उन पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। इससे पहले 13 मई को आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को पुलवामा जिले में उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इससे एक दिन पहले 12 मई को आतंकियों ने बडगाम जिले में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को उनके कार्यालय के अंदर घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से ही कश्मीरी पंडित जो हैं वो लगातार अपने वहां से ट्रांसफर को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत आज सजा सुनाने जा रही है। टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक दोषी करार दिए गए हैं। यासीन मलिक ने 2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने वाले कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कोर्ट में यूएपीए और बाकी आरोपों को स्वीकार किया था। विशेष अदालत की जज ने एनआईए को यासीन मलिक की संपत्तियों के आकलन का निर्देश दिया। इस मामले में यासीन मलिक के अलावा कई और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं पर भी आरोप तय किए गए हैं, जिसमें फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह जैसे कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इसी केस में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन को कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया है। अमेरिका के टेक्सास से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर 18 साल के एक स्कूल के एक पुराने छात्र ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। उसमें 18 बच्चे शामिल हैं और 3 टीचर हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने फायरिंग में इस हमलावर को मार गिराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो 21 लोगों की जान ले चुका था। उन परिवारों के दुखों का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है जिन्होंने अपने बच्चों को और अपनों को खोया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं ये सब देखकर थक चुका हूं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें ये पूछना होगा कि हम कब बंदूकों की लॉबी के खिलाफ खड़े होंगे और हमें क्या करने की जरूरत है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के स्कूलों में हुए हमलों का भी जिक्र हुआ, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से अमेरिका में जो गन कल्चर है उसका एक भयानक उदाहरण जो है वो सामने आया है। पंजाब का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया। उन पर विभागीय ठेकों में 1% कमीशन मांगने का आरोप लगा है और सरकार का यह कहना है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। भगवंत मान ने इस पर बयान देते हुए कहा कि 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें भगवंत मान पर गर्व है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है।
और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। पहली खबर है यूएस से, जहां पर अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में फायरिंग हुई है। एक पुराने ही छात्र ने फायरिंग की है और इसमें 18 बच्चों की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 और स्टाफ समेत 21 लोगों की जान चली गई। दूसरी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद अब खाने का तेल भी सस्ता होने जा रहा है। सरकार ने आयात पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है 2 सालों के लिए। तीसरी खबर, टेरर फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज सजा सुनाई जाएगी। चौथी खबर बिहार से, जहां पर जातिगत जनगणना पर क्या आम सहमति बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। पांचवी खबर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जहां पर बुलडोजर के डर के चलते आजम खान ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है और इस पोल में हिस्सा लेना है और जो खबर आप चुनेंगे उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।